हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी के ऊपर। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीआरपीसी को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सीआरपीसी की। तो इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो मेडिवल पीरियड की जो ये पीरियड था, जब हमने हमारे ऊपर जो है उस टाइम मोहम्मद क्रिमिनल लॉ हमारे ऊपर अप्लाई किया हुआ था। जब मोहम्मद गए तो ब्रिटिश आ गए उस टाइम। फिर इन्होंने अपना रूल एंड रेगुलेशंस जो थे वो लेके आए। इन्होंने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, जिसके तहत इन्होंने एक सबसे पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना दी और उसके बाद मद्रास में, बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट बना दी। हमारे पास इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं था, वो अपना ही क्रिमिनल प्रोसीजर यूज़ करने लगे यहाँ पर, जो 1861 में इनकी पार्लियामेंट ने बनाया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1857 में जब रिबेलियन हुआ तो इन्होंने इंडिया का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इन्होंने हमारे ऊपर राज किया और ऐसा लॉ बना दिया जो हमारे ऊपर लागू करने के लिए फर्स्ट टाइम ये 1882 में सीआरपीसी बना दी। और उसके बाद अमेंडमेंट हुई 1898 में। जो लॉ कमीशन था उसने 1973 में रिपोर्ट सौंप दी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि उससे पहले वही चलता रहा जो पहले जो हमारे ऊपर इन्होंने लॉ दिया था, क्योंकि प्रॉपर तरीके से बनाना था उस लॉ को, तो इसीलिए तब तक हम पुराना ही लॉ यूज़ करते रहे थे। जो लॉ कमीशन था ने अपना जो ड्राफ्ट मतलब किया था उसने तैयार, जो उसके बाद 1973 में दे दिया था जो ड्राफ्ट था वो, और लोकसभा, संसद और ये राज्यसभा ने इसको पास कर दिया था। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके पास वो पहुंचा। उसके बाद 25 जनवरी 1974 को अपनी कंसेंट दे दी थी प्रेसिडेंट ने, और उसके बाद 1 अप्रैल 1974 में ये लागू हो गया था पूरे भारत के अंदर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और स्टेट ऑफ नागालैंड और कुछ ट्राइबल एरियाज़ पर ये लागू नहीं हुआ था। बाकी उसके अलावा पूरे इंडिया में ये लागू हो गया था। बाकी सभी जगह लागू हुआ था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस जो है वो दिया गया था इसको, जम्मू एंड कश्मीर को। बाद में जब 370 आर्टिकल हट गया, आप सबको पता है, अब आपको अब जो जम्मू कश्मीर है उसको भी अपना मतलब पार्ट मान लिया गया। कहा जाता है कि अब ये हमारा ही पार्ट है और अब वहाँ भी सीआरपीसी अप्लाई होगा। पार्ट तो हमारा ही था, लेकिन वहाँ पे 370 आर्टिकल जो है उसमें स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। और नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11, इन 3 चैप्टर को छोड़कर बाकी जो चैप्टर हैं सीआरपीसी वो अप्लाई नहीं होंगे। सिर्फ ये 3 चैप्टर ही अप्लाई होंगे, चैप्टर 8, 10 और 11 जो स्पेशली मेंशन किया गया है। हाँ, इसमें ये भी बात आपको समझने की है कि अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो चाहती है तो ये जो सीआरपीसी है इसके जो बाकी के जो चैप्टर हैं वो सब भी इसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। ये जो है ये हिस्ट्री थी इसकी। सीआरपीसी की हम बात कर रहे हैं तो सीआरपीसी जो है उसमें जो सीआरपीसी है उसमें एंड ऑफ जस्टिस हमारी कुछ अथॉरिटीज़ हैं कि जिसमें जस्टिस दिलाने के लिए, जिससे सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट आता है। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट आता है। जो हमारा सीआरपीसी है वो पूरा प्रोसीजरल लॉ नहीं है, जो सब्सटेंटिव भी है, इसलिए एग्जीक्यूटिव को भी पावर दी गई है, पुलिस को भी पावर दी गई है। और हमारे पास पुलिस है, इन्वेस्टिगेट करना पुलिस का काम है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट करना, और जो सब है सारी रिपोर्ट तैयार करके एविडेंस के साथ उसको कोर्ट में सबमिट करना, जिसको हम चालान बोलते हैं, फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को। पुलिस के जितने भी केस होंगे, जो भी पुलिस केस दर्ज करती है किसी की कंप्लेंट के ऊपर या फिर खुद दर्ज करती है, उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। और जो अक्यूज्ड है, ठीक है, और जो डिफेंस काउंसिल है, उनका भी एक रोल है। जो अथॉरिटी है हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जस्टिस के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपील डिसाइड करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना रोल प्ले करता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो केस को प्रूव करता है।
ताकि जो अक्यूज़ड है उसको सज़ा हो सके। और जो डिफेंस काउंसिल है वो अपने क्लाइंट जो है अक्यूज़ड उसको बचाने की कोशिश करता रहता है, मतलब उसको बचाता है वो। और जो जज है वो ऑन मेरिट केस में फाइनल डिसीजन देते हैं कि उनका डिसीजन क्या होगा वो डिसाइड कर देंगे। अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं होता तो नेक्स्ट लेवल अपील के लिए जा सकता है, मतलब जो भी है एग्रीड पार्टी है जो भी, वो अपील फाइल कर सकता है। हमारी सीआरपीसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशंस भी इतनी इम्पोर्टेंट है। और कोई क्राइम अगर हुआ है, मान लो कोई क्राइम हुआ है आईपीसी में, तो उसका प्रोसेस चलेगा किसमें, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको एविडेंस लेगी, अरेस्ट करेगी अक्यूज़ड को और कोर्ट में 24 आवर्स में पेश करेगी। ये सब सीआरपीसी में दिया गया है। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी पुलिस, उसके बाद चार्ज लगेगा कोर्ट में और एविडेंस होंगी, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस होंगी, ठीक है, स्टेटमेंट्स होंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 313 होगी कोर्ट में, अक्यूज स्टेटमेंट होती है। उसके बाद डिफेंस एविडेंस होगी। और अगर केस में कोई डाउट, मतलब डाउट पाया जाता है, कोई भी केस के अंदर डाउटफुल अगर कुछ है, तो वो सीधा बेनिफिट किसको मिलेगा, अक्यूज को मिलता है। बेनिफिट्स ऑफ डाउट सीधा किसके फेवर में जाता है, अक्यूज के। ये क्रिमिनल लॉ है, ठीक है। और सिविल लॉ में क्या होता है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाएगा। अगर किसी के फेवर में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस गया तो वो पार्टी केस जी जाती है। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है पीपी, विदाउट एनी डाउट अपने केस को प्रूव करता है। जो स्टेट का केस होता है पुलिस का, अगर प्रूफ नहीं होता केस अक्यूज के मतलब खिलाफ, तो वो सीधा अक्यूज के फेवर में जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी होती है केस की प्रोसीडिंग को देखना, एविडेंस करवाना विटनेस की और कंप्लेनेंट की, और नहीं कोई आएगा तो उसके विटनेस के जो कोर्ट होगी, जो ट्रायल कोर्ट होगी, वो वारंट इशू कर सकते हैं, समन इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। अब हम आगे डेफिनेशंस भी करेंगे। तो सीआरपीसी जो है, जो हमारा कोड ऑफ प्रोसीजर है, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोसीजर बीच में आ रहा है इसमें। यहाँ पर ये जो लाइन आती है ये कहती है कि इट इज़ प्रोसीजर लॉ। तो प्रोसीजर लॉ क्या होता है, देखिए, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। जो फर्स्ट है सब्सटेंटिव लॉ, क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ दैट डिफाइन राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज दैट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जो डिफाइन करता है राइट्स को, ड्यूटीज़ को और लाइबिलिटीज़ को। जो राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ हैं लॉ के द्वारा एनफोर्स्ड होती हैं, उनको जो है सब्सटेंटिव लॉ डिफाइन करता है। सब्सटेंटिव लॉ के एग्जांपल हैं इंडियन पेनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में जो है ये सब्सटेंटिव लॉ के एग्जांपल्स हैं। तो इनमें जो मान लीजिए जो आईपीसी है, ठीक है, पर्सन्स के जो राइट लिखे हुए हैं, ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं एंड ऑब्लिगेशंस लिखी हुई हैं। जैसे कि इंडियन पेनल कोड का एग्जांपल सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बोला गया है। तो वहाँ राइट के बारे में बता रखा है। या फिर जो ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में, जैसे लाइक मर्डर है, ठीक है, कोई रेप है या फिर चोरी हो जाती है, तो ये सब ऑफेंस क्या बताते हैं, ये सब जो है ऑफेंस जो हैं लाइबिलिटीज़ बताते हैं कि अगर किसी ने ऑफेंस कमिट किया है, कमिट कर देता है ऑफेंस कोई पर्सन, वह तो लाइबिलिटी हो जाएगी उसकी, तो उसकी लाइबिलिटी आएगी, मतलब वो ऐसा ना करे, उस पर्सन को वहाँ पर पनिशमेंट होएगी अगर वो इस तरह का ऑफेंस करता है। तो जो राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं वो डिफाइन होती है सब्सटेंटिव लॉ में। अब इसके बाद क्या है, प्रोसीजर लॉ क्या होता है वो बताते हैं आपको। प्रोसीजर लॉ विच हैज़ बीन डिजाइन्ड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। एग्जांपल्स इसके क्या हैं, सीआरपीसी जो है ये इसका एग्जांपल है, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रोसीजर लॉ जो लॉ सब्सटेंटिव लॉ की प्रोसेस को देखने के लिए होता है। जो सब्सटेंटिव लॉ है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसको एनफोर्स करवाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं
बनाए गए हैं वो प्रोसीजर लॉ होते हैं। इंडिया में CRPC प्रोसीजर लॉ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC जो है वो प्रोसीजर लॉ है, और इंडियन एविडेंस एक्ट वो भी प्रोसीजर लॉ है, जो लिमिटेशन एक्ट है वो भी प्रोसीजर लॉ है। CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर states that what will be the procedure if there is any type of offense is committed given in criminal substantive law. For example, if someone commit theft, CRPC states that what will be the procedure here. Someone can lodge FIR against the theft? What will be power of police? When magistrate will look into the matter? How a trial will be conducted, etc. तो ये जो प्रोसीजर लॉ है ये जो बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि जो सब्सटेंटिव लॉ है उनमें जो राइट, ड्यूटीज़, एप्लीकेशन डिफाइन है उनको इन्फोर्स करवा सकें। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट के बारे में CRPC ये भी हमारा प्रोसीजर लॉ है। जैसे प्रोसीजरल लॉ है, मान लीजिए इंडियन पेनल कोड में कोई भी पर्सन इंडियन पेनल कोड में IPC में दिया हुआ कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस, क्या प्रोसीजर होगा, वहाँ पर वो जो है CRPC बताता है। मान लीजिए किसी ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, किसी ने अपराध कर दिया, ठीक है, कोई भी ऑफेंस कर दिया, थेफ्ट कर ली, तो ये ऑफेंस है, IPC में बताया गया। अब किसी ने ऑफेंस कमिट कर दिया, ठीक है, तो कोई मार पिटाई कर दी, ठीक है, या फिर कोई चोरी कर ली, तो उसको सज़ा कैसे मिलेगी? वहाँ पर उस ऑफेंस में FIR दर्ज होगी या नहीं होगी? FIR के बाद आगे क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट के पास कैसे जाएगी जो फाइल है उसकी, वो चीज़ जो है वो फिर उस पर्सन के ऊपर जो है ऑफेंस जो है उसके ऊपर ट्रायल चलेगा, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज लगेगा। वहाँ पर पुलिस के पास क्या क्या पावर्स हैं, कौन सी कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, ये सब पॉइंट्स जो हैं, इन सब पॉइंट्स में जो है CRPC डील करता है, वो बताता है इस पॉइंट्स के सबके बारे में। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर states that what will be the procedure if there is any type of offense is committed given in criminal substantive laws। तो हमने यहाँ पर सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ समझा जो मेन कंटेंट है। CRPC के इसमें क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। सम प्रोविजंस ऑफ CRPC क्या हैं? क्लासेस एंड पावर्स ऑफ कोर्ट, अरेस्ट ऑफ पर्सनस, प्रोसीजर ऑफ FIR, हाउ ए ट्रायल रन्स, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, प्रोविजंस ऑफ बेल। इसमें हम क्लासेस एंड पावर्स ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के, कितने टाइप के कोर्ट होते हैं और उनकी पावर्स क्या होती हैं। इसमें हम अरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अरेस्ट करना होता है बिना वारंट के, कब अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, और हम इसमें FIR का जो प्रोसीजर है क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ ए ट्रायल रन्स, कैसे एक ट्रायल चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एविडेंस, कैसे कलेक्शन होता है एविडेंस का, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। बेल के जो प्रोविजंस होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। कुछ जो मेन कंटेंट्स हैं वो सभी बताए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 1 जो CRPC का है, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। 25 जनवरी 1974 को जो है इसमें असेंट दी गई थी, मतलब कंफर्मेशन दी गई थी। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या इसका टाइटल होगा, सेकेंड एक्सटेंड जो लिखा है इसमें कहाँ तक ये फैला होगा, एंड कमेंसमेंट मीन्स अब कब इसकी शुरुआत होगी। इस कोड को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बोला जाएगा। अब इसका सब सेक्शन 2 है। इट एक्सटेंड टू वॉयल ऑफ इंडिया। अब प्रोवाइडेड में क्या लिखा है, दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 एंड 11 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई ए स्टेट ऑफ नागालैंड। जो बी है वो है टू द ट्राइबल एरियाज। ये कोड पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। प्रोवाइडेड दैट में जो है यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर किया गया है, जो प्रोविजंस हैं इस कोड के वो अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर जो है 8, 10 एंड 11 जो प्रोविजंस हैं इसके, इस कोड के चैप्टर जो है
इनको छोड़ के जो 8, 10 और 11 है वो कहाँ अप्लाई नहीं होंगे। नागालैंड की जो स्टेट है और ट्राइबल एरिया में तो चैप्टर जो है 8, 10 और 11 को छोड़कर जो बाकी सभी सारे चैप्टर हैं वो सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो अप्लाई नहीं होंगे। किसके ऊपर? नागालैंड के ऊपर और स्टेट और ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर। सिर्फ जो है उसके ऊपर अप्लाई क्या होंगे? यही होंगे जो 8, 10 और 11 है। बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस। पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो ट्राइबल एरियाज़ बताए हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अप्लाई करवा सकती है कोई भी प्रोविजंस। किसके ऊपर? स्टेट ऑफ नागालैंड के ऊपर, अगर वहाँ की वो है, और ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर, वो जो पूरे एरिया में भी पाए जा सकते हैं। वो ये लोग पार्ट ऑफ द स्टेट, जो ट्राइबल एरियाज़ की बात हो रही है, या फिर किसी पार्ट पर अप्लाई करवाए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एज द केस मे बी विथ सच सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंटल मॉडिफिकेशन। एंड वो जो मॉडिफिकेशन हैं स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ भी अप्लाई करवा सकती है। तो स्टेट ऑफ नागालैंड के ऊपर और ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर अगर जो है कोई भी चैप्टर अप्लाई करवाने हैं सीआरपीसी के, जो हमने अभी आपको बताया वो जो है अप्लाई नहीं होते, तो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो मॉडिफिकेशन के साथ और प्रोविज़न अप्लाई करवा सकती है। आगे जो है एक्सप्लेनेशन है दे रखा है इन द सेक्शन ट्राइबल एरियाज मीन्स द टेरिटोरियस विच इमीडिएटली बिफोर द 21 डे ऑफ जनवरी 1972 वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम एज रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ 60 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन अदर दैन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलोंग एज वे इन दिस एरिया। जहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ के बाद में बताया गया है जो ट्राइबल एरियाज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं, जहाँ पर स्टेट ऑफ नागालैंड है और ट्राइबल एरियाज़ ऑफ असम है में इंक्लूड कर दिए गए थे, जो कि 6 शेड्यूल के पैराग्राफ 20 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है उसके पैराग्राफ 20 में बताए गए हैं, वो जो ट्राइबल एरियाज़ होंगे अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलोंग। एंड जो म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलिंग के लोकल लिमिट्स हैं वो नहीं होंगे, पर जो ट्राइबल एरियाज जो है पैराग्राफ 20 के जो 6 शेड्यूल में दिए गए हैं वो कौन कौन से ट्राइबल एरियाज हैं। अब आगे जो है पार्ट 1 है, अब सब सेक्शन जो है इसका 3 है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल 1974। तो कमेंसमेंट कब होगी सीआरपीसी की? जो 1st डे ऑफ अप्रैल 1974 को शुरुआत हो गई थी, मतलब सीआरपीसी के रूल ट्राइबल एरिया और नागालैंड इन एरियाज़ पर क्यों अप्लाई नहीं होते? तो जो सीआरपीसी के रूल्स है क्यों अप्लाई नहीं होते इनके ऊपर? बिकॉज ये जो सीआरपीसी के रूल्स हैं ये कुछ एडवांस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं। इन टेरिटरीज़ में अपने सिंपल रूल्स हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस और यहाँ पर इनके जो सिंपल रूल्स जो हैं वही अप्लाई हो गए। अब आगे सेक्शन 2 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।